हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन और इट्स गिवन डोमेन, यानी कि हम सततता की जांच करेंगे किसी फंक्शन के उसके डोमेन में। डोमेन का मतलब यदि आपको डोमेन नहीं मालूम है तो फिर डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन यानी प्रांत कहा जाता है, या फिर गिवन डोमेन होगा। कई बार ऐसा भी होता है फंक्शन का एक हमें पर्टिकुलर डोमेन दे दिया जाता है कि इसी डोमेन में हमें चेक करना है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट पर नहीं चेक करना, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करना है कि यानी उसके पूरे डोमेन में उसकी कंटिन्यूटी कैसी है, यानी कि उसकी सततता की हम जांच कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। यानी किसी भी फंक्शन को हम अगर वास्तविक फंक्शन है, वास्तविक फंक्शन का मतलब ये हो जाता है जिसका डोमेन भी आपका किसी रियल नंबर का सबसेट हो कोई, और जो कोडोमेन हो वो भी रियल नंबर का कोई सबसेट हो, यानी उपसमुच्चय हो। ठीक है, तो उसको हम वास्तविक फलन कहते हैं। तो वास्तविक फलन f है, संतत कब कहलाएगा? यदि वह f के प्रांत के यानी डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। अब देखिए, डोमेन हो सकता है कि ओपन इंटरवल हो, जैसे ये है a से b, इस प्रकार से ओपन इंटरवल हो, या फिर क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। तो ओपन इंटरवल के केस में तो यह है कि हमें प्रत्येक बिंदु पर इसका सतत होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये फलन आपका सतत है। लेकिन अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल गिवन है, जैसे इस प्रकार से a टू b है, तो इस ओपन इंटरवल में तो चेक ही करना है प्रत्येक बिंदु पर, साथ ही साथ a एंड b जो एंड पॉइंट्स है इन पर भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी बारे में यहाँ पर बताया जा रहा कि मान लीजिए कि f एक ऐसा फलन है जो क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b में परिभाषित है, तो f के संतत होने के लिए आवश्यक है कि वह क्लोज इंटरवल a टू b के अंत बिंदुओं एंड पॉइंट्स यानी a एंड b सहित उसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। यानी कि एंड पॉइंट्स पर तो सतत होना ही है, साथ ही साथ मध्य के भी सभी पॉइंट्स पर होना है। ठीक है, तो मध्य के सभी पॉइंट्स पर तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब एंड पॉइंट्स पर कैसे चेक करना है? जैसे a की बात हम करें, f का अंत बिंदु a पर संतत का अर्थ क्या हुआ? लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। अगर ऐसा है, यानी कि हम कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ए पॉइंट पर। दरअसल राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? जैसे हम राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कुछ देखिए जोड़ा जा रहा है, जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, a प्लस एच कर दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो a के आगे ही बढ़ेंगे। जैसे इंटरवल हमारा a से b है, तो हम a से आगे बढ़ेंगे तब तो हम इस इंटरवल के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन अगर a से पीछे पहुंच जाए तो फिर इस इंटरवल के अंतर्गत रहेंगे ही नहीं। और ये इंटरवल तो हमारा क्या है? डोमेन है, तो इसलिए इसके इंटरवल के बाहर नहीं जाना हमें। इसलिए a से जब हम करते हैं तो a से राइट हैंड लिमिट लेते हैं और b से लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और f का b पर संतत का अर्थ क्या है? लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू b नेगेटिव f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जा रही है, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाली जा रही है। ठीक है, तो अब इसका अगर आप निगेटिव में निकालेंगे, ए निगेटिव में या फिर बी पॉजिटिव में निकालेंगे, वो तो इस दिए गए इंटरवल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम नहीं निकालते हैं। इस परिभाषा के परिणाम स्वरूप यदि f केवल एक बिंदु पर परिभाषित है, मान लीजिए कि अगर f का केवल ऐसा एक बिंदु पर ही वो परिभाषित है, तो वह उस बिंदु पर सतत हो जाता है। ठीक है, और ये कहलाता है कि यदि f का प्रांत एकल समुच्चय हो तो वह है, तो फिर अगर उस पॉइंट पर सतत है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक सतत फलन है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल से समझना इसी चीज को, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया कि 1 पर चेक करिए, 2 पर चेक करिए, 0 पर चेक करिए, किसी भी गिवन पॉइंट पर आप चेक करिए। पूरे फलन की सततता पर बात करने हैं। यहाँ पर इसका देख सकते हैं फलन कैसे परिभाषित है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन
x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 है या 1 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स का मान x प्लस 2 होगा, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स का मान x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फलन हमारे पास दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि 1 से सभी बड़ी संख्याएं भी 1 के बराबर भी है, 1 से छोटी संख्याएं भी आ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर है। तो पूरे रियल नंबर पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि 2 पार्ट में फलन हमारे पास परिभाषित है, इसलिए हम दोनों पार्टों में उसका अध्ययन करेंगे, सततता को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ फलन f वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। परिभाषित तो है भाई, क्योंकि इसका परिभाषित होने का मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है। अब जब हम एक पॉइंट c यहाँ पर जैसा लिया जा रहा है कि यदि c का मान 1 से कम है तो एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, जब x का मान 1 से कम है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 है, तो c प्लस 2 बन जाएगा। x के स्थान पर केवल c रख देना है। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट निकालें, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू c, तो वो सीधे सीधे वही आ जाएगा। चूँकि c हमारा 1 से छोटा है तो c प्लस 2 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अतः 1 से कम सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, सतत है। इसी प्रकार यदि c का मान 1 से बड़ा है तो फिर यहाँ पर x माइनस 2 है, इसलिए एफ ऑफ c का मान कितना हो जाता है, c माइनस 2 हो जाता है। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू c, तो एफ ऑफ एक्स से जो प्राप्त हो जाएगा वो x माइनस 2, और फिर लिमिट रखेंगे यानी कि x इक्वल टू c रखेंगे तो c माइनस 2 आ जाता है, जो कि एफ ऑफ c के ही इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c का मान जब 1 से कम है तब भी ये संतत है, जब 1 से ज़्यादा है तब भी ये संतत है। ठीक है, अब देखिए 1 से कम पर चेक कर लिया गया, 1 से अधिक पर चेक कर लिया, अगर हमें 1 पर चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो यदि c बराबर 1 है तो x बराबर 1 पर f के बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा हम दोनों निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। यानी अब ये कंटिन्यूटी एट पॉइंट वाली, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया, तो वैसे ही चेक करना है इसको। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 से 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, 1 से कम, 1 से कम पे क्या है फंक्शन x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, उसमें x के स्थान पर आप 1 रख देंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। फिर x इक्वल टू 1 पर f के दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, यानी 1 पॉजिटिव करके निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो जब इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 2 आ जाता है, 1 माइनस 2 करके आपका माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, अगर हम देखें तो दोनों लिमिट ही बराबर नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और दोनों राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है तब भी हमारे पास हमारे लिमिट का ही अस्तित्व नहीं होगा। तो जब लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा किसी पॉइंट पर सतत होने की कोई बात ही नहीं है। तो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए अब चूंकि x बराबर 1 पर f के बाएं और दाएं पक्ष की सीमाएं संपाती नहीं यानी बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर f संतत नहीं है। इस प्रकार f के असांतत्य का बिंदु केवल एकमात्र क्या है, x इक्वल टू 1 है। इस फलन का आलेख भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। हालांकि आलेख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके सिलेबस में, अगर कहा जाए तभी आपको आलेख बनाना है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये तो इसका आलेख जो होगा ये आपको यहाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ खींचना है और एक खींचना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये 1 से कम वाला जो है ये आपका x प्लस 2 वाला है, तो इसलिए ये वाली लाइन इतनी बनती है, और x माइनस 2 वाला की लाइन ये है। ठीक है, दोनों का ग्राफ खींच सकते हैं, और दोनों ग्राफ से स्पष्ट भी हो रहा है यहाँ पर कि इस पॉइंट पर क्या है, जंप है। ठीक है, तो जंप होने के कारण यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है यानी असतत। इसी देखिए क्वेश्चन को, इसी प्रकार क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो कुछ बेहतर समझ में आ सकता है आपको। इसलिए यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3, यदि x का मान 2 है या 2 से छोटा है, फिर अगर x का मान 2 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, इसका भी डोमेन वही रियल नंबर आ रहा है, चूँकि 2 से कम, 2 से अधिक और 2 के बराबर सभी पर परिभाषित है।
तो हमने लिखा कि फलन एफ ऑफ एक्स की परिभाषा से स्पष्ट है कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या है, रियल नंबर यानी आर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं केस फर्स्ट में कि जब x की वैल्यू 2 से कम, तो x की वैल्यू जब 2 से कम है तो फलन कितना है, x³ - 3 है। x³ - 3 है तो क्या ये बहुपद नहीं है, बहुपद है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x³ - 3 है जो कि एक बहुपदीय फलन है, इसलिए ये क्या है, संतत है। नेक्स्ट केस में क्या है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, x² + 1 आ जाता है। x² + 1 है जो कि एक बहुपदीय फलन होने के कारण क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अब मात्र एक पॉइंट पर चेक करना, वो है क्या, 2 पर। तो 2 पर हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल करके। तो जब x = 2 पर फलन की सांततता की जांच आवश्यक है, क्योंकि x = 2 से कम और अधिक पर परिभाषा बदल रही है। अब यहाँ पर आवश्यक ही क्यों, चूँकि x 2 से कम पर ये फंक्शन है, x 2 से अधिक पर दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार चेक करना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, असतत हो जाए। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 2 पर। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2³ - 3 यानी 8 - 3 = 5। अब चूँकि x = 2 पर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, x³ - 3 के बराबर, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ r इक्वल लगा हुआ उसके सामने x³ - 3 लिखा हुआ फंक्शन में। फिर देखिए यहाँ पर हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव। तो 2 से कम पर ये x³ - 3 है, तो x³ - 3 है, 2 को रख देंगे x के स्थान पर तो 5 आ जाता है। 2 से अधिक पर यानी कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, RHL है ये, राइट हैंड लिमिट। तो 2 से अधिक पर x² + 1 है, तो यहाँ भी रखेंगे x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2² + 1 यानी कि 5। तो फंक्शन की वैल्यू 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, यानी फाइनाइट वैल्यू भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHL = RHL = f ऑफ 2 = 5। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन तो किसी पॉइंट पर सतत होने की फॉलो हो रही है, तो हम लिख देते हैं कि x = 2 पर भी एफ ऑफ एक्स क्या है, सतत है। तो x 2 से कम पर भी सतत था, 2 से अधिक पर भी सतत है और 2 पर भी सतत है, यानी अपने पूरे डोमेन में क्या है, ये सतत। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक सतत फलन है, अर्थात असंतत्य का कोई बिंदु नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कहा गया था कि असंतत्य का अगर कोई बिंदु हो तो आप उसे बताइए, तो कोई बिंदु नहीं। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ साइन है, कॉस है, टेन है, तो ऐसे फंक्शंस का हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन की बात की जा रही है कि साइन के फलन के सांतत्य का विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सदैव अपने डोमेन में सतत ही होता है। ठीक है, तो इसलिए उसके सततता चेक करने के लिए कहा जाए तो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। ठीक है, तो देखिए इस पर हम सबसे पहले 0 पर चेक कर लेते हैं। तो इस पर विचार करने के लिए हम निम्नलिखित तथ्यों का प्रयोग करते हैं, लिमिट ऑफ साइन एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 ही आने वाला है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही आती है, इसलिए 0 पर तो सतत होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए कि एफ ऑफ एक्स = साइन एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। डोमेन क्या होता है साइन एक्स का, रियल नंबर। तो देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए तो आप उनके डोमेन को याद रखेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार को हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या है, तो c x = c + h, यानी c से थोड़ा अधिक पर हम चेक करते हैं। यदि एक्सटेंडिंग टू c, तो हम देखते हैं एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट खैर चेंज करने पे आपको पता है कैसे लिमिट चेंज की जाती है। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू c, तो लिमिट ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्सटेंडिंग टू c, अब एक्सटेंडिंग टू c को हटा करके एक्सटेंडिंग टू 0 कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ पर c + h कर दीजिए। ठीक है, साइन c + h आ रहा है। अब साइन c + h आ रहा है, तो साइन a + b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b + cos a sin b। तो इस तरीके से साइन c cos h + cos c sin h। अब जहाँ जहाँ देखिए हमारे पास h होगा वहाँ 0 रख देंगे, चाहे अलग अलग करके रख दें या फिर एक साथ करके भी रख सकते हैं। यहाँ जैसे अलग अलग करके रखा गया है, तो साइन यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो साइन c × 1 यानी कि साइन c ही बच जाएगा। यहाँ पर cos c × साइन h के स्थान पर 0 रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए साइन c + 0 यानी कि साइन c आ जाता है, जो कि एफ ऑफ c के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू c = एफ ऑफ c है, अतः एफ एक्स क्या है, सतत फलन। ठीक है, आप केवल इतना भी कर देते हैं तब भी आपको सही माना जाए। अब देखिए यहाँ पर प्रमेय दी गई है
मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर हमारा कोई दो फंक्शन संतत हैं तो उन दोनों फंक्शंस का टोटल भी संतत हो जाएगा उस पॉइंट पर, सब्ट्रैक्शन भी संतत हो जाएगा, प्रोडक्ट भी संतत हो जाएगा, उन दोनों का क्वोशंट या डिवीजन भी संतत हो जाएगा। जैसे f अपॉन g है, दोनों फंक्शन का भाग कर दिया जा रहा है तो ये सतत होगा, बस केवल शर्त ये है कि g ऑफ c इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर तो 0 होना ही नहीं चाहिए वैसे भी। अब इस प्रमेय को यहाँ पर आपको परिभाषित मतलब प्रूव करके नहीं बताया जा रहा क्योंकि इसके प्रूविंग बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे करना उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, बताना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको दो फंक्शन का टोटल मान सकते हैं, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स का। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू हमने कॉस एक्स मान लिया। ठीक है, अब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स को तो अभी आपने प्रूव भी किया पिछले एग्जाम्पल में, ऐसे कॉस एक्स को भी प्रूव कर सकते हैं। सो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। तो देखिए अभी अब आपको बताएगा कि दो फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर सतत है तो उनका टोटल भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो पी ऑफ इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दिया गया है, यानी कि पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स दोनों का टोटल इस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी के लिए सतत हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल पे यहाँ देख सकते हैं माइनस की बात की जा रही है। तो ये आपने अभी पढ़ा ही है कि चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे उनका क्वोशंट हो, तो फंक्शन जो आते हैं दो फंक्शंस के या फिर तीन फंक्शन भी हों तब भी एक कंडीशन लागू होती है, दो या दो से अधिक फंक्शंस पे कंडीशन लागू हो जाती है। तो इसलिए ये भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट वाले में भी सेम वही तर्क लिखना है आपको। tan x का करना हो तो क्वोशंट कर दीजिए साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो वो भी आपका आ जाएगा। केवल tan वाले में ये ध्यान रखना है कि उसके डोमेन जो होगा यानी x इक्वल टू जो आपका आएगा π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स होंगे उनको हटा दिया जाएगा क्योंकि उस पर कॉस 0 हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पर मैं यहाँ पर बताई जा रही कि मान लीजिए कि f और g इस प्रकार के दो वास्तविक मानीय फलन हैं। ठीक है, कि c पर f ऑफ g परिभाषित है, यदि c पर g तथा g ऑफ c पर f संतत हो तो c पर f ऑफ g संतत होता है। देखिए कंपोजिट ऑफ फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का कंपोजिशन कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कंपोजिशन जो किया जाता है दो फंक्शंस का, ये फर्स्ट चैप्टर में है। हालांकि अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो इसलिए कोई इतनी विशेष बात नहीं, केवल इस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक फंक्शन एक सेट ए है, एक सेट मान लीजिए एक सेट यहाँ पर ए है, एक बी है, एक सी है। एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है, एफ है उसका नाम। एक फंक्शन ऐसा है जो बी से सी में, उसका नाम जी है। तो ये जो ए से सी में तो एक नया फंक्शन तैयार हो जा रहा है ना, ए से बी में एफ फंक्शन, फिर बी से सी में एक अलग फंक्शन जी है परिभाषित किया जा रहा है। तो एक फंक्शन तो ए से सी में भी बन जाएगा। तो एक फंक्शन जो ए से सी में बनेगा इस तरीके से, इसको क्या कहा जाएगा, जी ऑफ एफ यानी गॉफ। ठीक है, तो ये जो बाद में रहता है वो पहले आ जाता है, जो पहले होता है वो बाद में आ जाता है। तो गॉफ कहा जाता है, जी ऑफ एफ ए से सी में परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अगर फाक की बात हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर एफ ऑफ जी की बात हो रही है, तो इसी को ऐसे समझ लीजिए कि ए है, बी है, सी है, पहले आपका जी आ गया, फिर यहाँ से एफ हो गया। तो ए से सी की बात अगर करें हम तो एफ ऑफ जी फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी ए से सी में बन जाएगा फंक्शन। ये कंपोजिशन है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर अगर बताई जा रही है कि देखिए जो बाद वाला फंक्शन, ठीक है, दरअसल जो बाद में आ रहा है वो पहले आता है, आपने देखा ना अभी। तो एफ ऑफ जी में जी बाद में आ रहा है, तो जी जो होना चाहिए उसको हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो जी जो है, जो भी डोमेन दिया होगा, डोमेन के किसी पॉइंट पर अगर हमें चेक करना, मान लीजिए सी पर चेक करना है, तो सी पर जी आपका क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, फिर जो
एफ फंक्शन है यानी पहले वाला फंक्शन है वो जी ऑफ सी पर सतत होना चाहिए। ठीक है, जी ऑफ सी पर सतत हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ जी जो होगा वो सी पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इसकी भी यहाँ प्रूफिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका अप्लीकेशन ही महत्वपूर्ण है, प्रयोग कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, इस बात को आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर मॉड जो लगा हुआ है कॉस एक्स में लगा हुआ। अभी आपने कॉस एक्स का भी देखा है कि कॉस एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मॉड एक्स के बारे में भी आपको बताया जा चुका कि मॉड एक्स यानी कि जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है वो सदैव क्या होता है, सतत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस एफ ऑफ एक्स जो आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है इसको लिखा ऐसे दो फंक्शंस में बांट लिया, एक जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स के बराबर और एच ऑफ एक्स जो हो गया वो कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। अगर आप जी ऑफ एच निकालें, जी ऑफ एच निकालें कि हमें ऐसा कुछ निकालना होता है जिससे मॉड ऑफ कॉस एक्स बन जाए। ठीक है, अब चूंकि एक्स के स्थान पर कॉस होना चाहिए तभी तो मॉड ऑफ कॉस एक्स आएगा। भाई मॉड के अंदर कॉस आ रहा है ना, इसलिए जी के अंदर क्या आएगा, एच आ जाएगा। तो इसलिए जो अंदर आएगा वो बाद में रहेगा, इसलिए जी ऑफ एच ऑफ एक्स की बात की जा रही है। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। जब वहाँ पर एक्स के स्थान पर आप मॉड एक्स रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे सॉरी, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल। मतलब हमने यहाँ पे कुल मिला करके इतना दिखाया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। एक फंक्शन हो जाएगा जी और एक फंक्शन हो जाएगा एच, जो कि आसान है दिखाना, आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं। अब आपके पास ये काम बिल्कुल आसान हो गया था, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर लिखा हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कॉस एक्स है वो कंटिन्यूस होता है और जी यानी एच ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, और जी ऑफ एक्स है वो भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। वी नो दैट इफ टू फंक्शंस जी एंड एच बोथ कंटिन्यूस देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अभी आपको बताया भी गया है। तो जी ऑफ एच यानी कि एफ ऑफ एक्स जो इक्वल है वो क्या हो गया, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि एफ जो जी और एच हैं वो भी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए क्या है, कंटिन्यूस। ठीक, तो इसका प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत इससे प्रयोग से हम काफ़ी कठिन चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसको सिखाया जा रहा है आपको। अनिवार्य तो नहीं है, क्योंकि हम अदर तरीके से सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसी मेथड से करिए, क्योंकि सिंपल मेथड काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको बार बार क्वेश्चन पे अप्लाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसको तो जानना ही पड़ेगा वैसे भी। तो एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर अब मॉड जो लगा हुआ है वो एक्स पे लगा हुआ, ना कि साइन पे लगा हुआ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स को हमने साइन एक्स सेलेक्ट कर लिया और एच ऑफ एक्स को हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, मॉड एक्स रख दिया। अब देखिए साइन के अंदर मॉड आ रहा है, इसका मतलब जी के अंदर एच आना चाहिए। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो मॉड एक्स, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स रख दिया गया। अब जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाता है, तो जब यहाँ मॉड एक्स आएगा तो यहाँ भी मॉड एक्स आ जाएगा। तो यानी जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो हमने यहाँ से कुल मिलाकर इतना ही दिखाया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दो फंक्शन जी एंड एच का क्या है, कंपोजिशन है। तो आप जानते हैं साइन एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इनका जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगा, एक आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एंड sin x is continuous, mod x is also continuous. We know that if two functions g and h are both continuous then their composition g of h is continuous. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जा रहा है, आपको फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मॉड के रूप में दिया गया है फंक्शन, तो इसको हमें मॉड से स्वतंत्र करना पड़ेगा, तब इसके हम डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु हमें फाइंड करने होते हैं। तो जैसे मॉड के अंदर x है और मॉड के अंदर x+1 है, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाती है, x+1 की वैल्यू 0 करेंगे तो फिर x की वैल्यू आपके -1 आ जाएगा। तो 0 एंड -1 इसके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हियर वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, x=0 एंड x+1=0, दैट इज x=0 एंड x=-1 आ जाता है। ठीक है, आपके इंटरवल्स क्या हो जाए, अब देखिए -1 छोटा, 0 बड़ा है। अगर इसको हम संख्या रेखा पर इस तरीके से लिखें, -1 एंड 0, यहाँ क्या है -∞, ये क्या है +∞। तो इसके क्या बन गया देखिए, -1 से छोटा, फिर -1 से 0 के बीच में, फिर 0 या उससे बड़ा। ठीक है, तो 3 आपके इंटरवल बन गए प्रमुख रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है कि सो आवर इंटरवल्स विल बी। ठीक है, अब एक एक कंडीशन को आप देखिए, जैसे x > -1, तो इसका मान जब -1 होगा या -1 से छोटा हो जाएगा। अब देखिए मॉड x की परिभाषा ये है, अब मॉड ऑफ x+1 की परिभाषा उसी के अनुसार बनाई जा रही है। तो मॉड x की आप परिभाषा जानते हैं, x होगा यदि x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, -x आ जाएगा यदि x का मान 0 से छोटा है। इसी प्रकार जब मॉड ऑफ x+1 आ जाएगा तो x+1 आएगा यदि x+1 की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है, और माइनस में आपका x+1 आ जाएगा यदि x+1 की वैल्यू 0 से छोटी है। यानी कि अगर हम 1 को उधर भेज दें तो पता चल जाता है कि मॉड ऑफ x+1 जो है हमारा x+1 के बराबर यदि x का मान -1 है या -1 से ज़्यादा है, और यदि x का मान आपके पास यहाँ -1 है, देखिए यहाँ -1 है, तो -1 से क्या हो जाता है, छोटा है, तो फिर ये आपका माइनस में x+1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, x <-1। तो अब -1 से छोटे की बात हो रही, तो -1 से छोटा इसका मतलब 0 से भी छोटा, तो 0 से छोटे पे क्या आ रहा है, -x आ रहा है। -1 से छोटे होने पर भी क्या आ रहा है, माइनस में x+1 का आ रहा है। तो मॉड x के स्थान पर आपको -x रख देना है, और मॉड ऑफ x+1 के स्थान पर आपको माइनस में x+1 रख देना है। बाकी बीच का चिन्ह माइनस का तो वो भी रहेगा, तो इस तरीके x कैंसिल हो जाता है, केवल आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर सेकंड कंडीशन यानी -1 से बड़ा लेकिन 0 या 0 से छोटा, तो -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा ही है ना, तो 0 से छोटे होने पर वही बात है, -x रहेगा, तो मॉड ऑफ x के स्थान पर -x रहेगा। फिर -1 से बड़ा हो गया, तो -1 से बड़ा हो गया तो x+1 रहेगा, तो इसलिए मॉड ऑफ x+1 के स्थान पर x+1 ही रहा। इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, तो इसको भी हल करते हैं तो आ जाता है आपके पास माइनस का 2x माइनस का बना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़े पर x आ जाता है मॉड ऑफ x का मान, और जब ये -1 से बड़े होने पर x+1 है तो फिर 0 तो फिर उससे भी बड़ा है, तो इसलिए x+1 ही आएगा मॉड ऑफ x+1 के स्थान पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं रख करके, तो -1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से समराइज करके लिख सकते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू 1 आती है। देखिए यहाँ पर 1 आई, कब आई, जब -1 या -1 से छोटा है। -2x -1 आ गई जब -1 से लेकर के 0 के बीच में है, फिर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो आपको -1 आ जाता है, इसलिए यहाँ पर -1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना जो काम हमने किया है, ये तो केवल आपको इस फंक्शन को इस प्रकार से समराइज करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर कंटिन्यूटी से कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, आपको पहले ही 11th क्लास में बताया जा चुका है। और अब हमें जो चेक करना है, देखिए -1 से छोटा है या -1 के बराबर है, -1 से 0 के बीच में है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो इसको हमें किन किन जगहों पर या किस किस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करना वो यहाँ बताया जा रहा है। सिंस वी नीड टू फाइंड कंटिन्यूटी एट द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x व्हेन x की वैल्यू -1 छोटी है, -1 के बराबर है, -1 से 0 के बीच में है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी। तो हम इस तरीके 5 पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन -1, तो जब x के मान -1 है तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, +1 है। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, सिंस दिस इज कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x इज लेस देन -1। फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू -1, तो देखिए किसी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना होता है कंटिन्यूटी, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा f ऑफ x इज
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 कि अगर हमें जांच करना है तो LHL और RHL बराबर होना चाहिए और एफ ऑफ -1 के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लिमिट LHL हम निकालते हैं x टेंडिंग टू -1 पे, तो -1 से -1 नेगेटिव पे किया जा रहा है तो -1 से छोटा आ जाएगा, तो -1 -h कर दिया जा रहा है तो सीधे सीधे 1 ही आएगा, क्योंकि -1 से छोटे होने पर क्या है ऊपर 1 ही आता है, तो इसलिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 1 आ जाएगा। फिर -1 से अधिक होने पर क्या आता है, तो -1 से अधिक होने पर वहाँ फंक्शन कितना था आपका, माइनस का 2x -1 था, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी 1 रख सकते हैं, सॉरी -1 रख सकते हैं वहाँ पर, या फिर इस तरीके से जैसे यहाँ किया गया है -1 + h रख करके, तो इस तरीके से निकालेंगे तो आपका +1 आ जाता है, ठीक है। और एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो एफ ऑफ -1 आपका +1 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि LHL जो आपका आया है और RHL जो आया, जो फंक्शन की वैल्यू आ गई वो तीनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तीनों +1 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ हम जहाँ चेक करते हैं कि आपका व्हेन x की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 के बीच पे फंक्शन कितना है, -2x -1 है। सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक बहुपद है, तो बहुपद है तो फिर कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो है केस यहाँ पर लिया जा रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 0 है, तो 0 पर चेक करना है, तो वही LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक करनी पड़ेंगी। तो हम LHL निकालते हैं 0 पर, तो 0 से कम पर LHL, यानी 0 से कम की बात करें तो आपका ये वाला आ जाता है, यानी आपका 0 -h रखते हैं तो वही फंक्शन तो आपका वही ऊपर वाला है, -2x -1 है, तो यहाँ पर हम x के स्थान पर -h जब रखेंगे और फिर h के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। फिर RHL निकाला जाए तो 0 से अधिक पर आपका फंक्शन कितना बराबर, -1 के बराबर है, तो -1 ही आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि एफ आप अगर 0 की वैल्यू निकाली जाए, फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए तो -1 आ जाती है। LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तीनों -1 के इक्वल हो जाती हैं, अर्थात 0 पर आपका ये फंक्शन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, ठीक है। फिर जो आखिरी बचता है आपका 0 से अधिक होने पर फंक्शन किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन आपका जो होता है कंटिन्यूस ही होता है। सिंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, ये सतत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लिमिट निकालने की प्रक्रियाएं की गई हैं, या थोड़ा सा आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप इन्हीं तरीके से निकालें, आप अपने तरीके से जैसे लिमिट निकालने की प्रक्रिया उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डिस्कस किया जा रहा है, f(x) इक्वल टू sin x² द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। प्रेक्षण कीजिए कि विचाराधीन फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, क्योंकि इसका जो डोमेन आ रहा है वो वास्तविक संख्या आ रही है। तो फलन को f को g तथा h दो फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन g ऑफ h के रूप में हम लिख सकते हैं। g ऑफ x क्या लिखेंगे आप, sin x लिख देंगे और h ऑफ x लिख देंगे x²। तो चूंकि g तथा h दोनों ही संतत फलन है भाई, sin x भी सतत होता है और x² पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी सतत होता है, तो जो प्रमेय हमारी है कंपोजिशन वाली उसके अनुसार ये फंक्शन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ 1 - x प्लस मॉड ऑफ x द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ पर भी हम इसको दो फंक्शन में बांट लेते हैं, एक g ऑफ x जो है 1 - x प्लस मॉड x आ जाता है और h ऑफ x आपका मॉड x आ जाता है। अगर हम h ऑफ g निकालते हैं तो यही फंक्शन आ जाएगा आपका h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आपके पास 1 माइनस मॉड ऑफ x है प्लस मॉड ऑफ x है, और x के स्थान पर जब रखेंगे आप इसको तो बन जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस x प्लस मॉड ऑफ x, और जो कि एफ ऑफ x के इक्वल है, यानी एफ ऑफ x जो है h ऑफ g ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि 1 माइनस x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉड x क्या है, आपका मॉडुलस फंक्शन है। दो फंक्शंस का टोटल जो होता है अगर वो सतत अलग अलग सतत हैं तो वो भी सतत ही आएगा। इसी प्रकार मॉड x आप जानते हैं सतत है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इनकी लैंग्वेज यहाँ पर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, जैसा भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन या फिर इट्स गिवन डोमेन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। फिर भी ये चैप्टर चूँकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन लोगों को खासतौर लिमिट में प्रॉब्लम, उनको सबसे पहले लिमिट का चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार, मान लीजिए एक बार में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो बची हुई चीज़ें हैं वो ओपन क्लास में समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से आप धैर्य बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आशा की ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।